नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे आर्थिक विस्तार की, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि साम्राज्य जो रोमन साम्राज्य है उसमें बंदरगाहों की, खानों खदानों की, उत्पादक क्षेत्रों की कोई कमी नहीं थी। और इसके साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत जो तरल पदार्थ है वो कंटेनरों में ले जाया जाता था, और जो कंटेनरों के अंतर्गत जो स्पेन का जैतून का तेल था वो ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था। और इसके साथ साथ हमने यह भी बात की थी कि प्रारंभ में इटली का जो जैतून का तेल था वो सर्वाधिक निर्यात होता था, जिसके बाद में 140 से 160 ईस्वी के आसपास स्पेन ने इटली का स्थान ले लिया था और स्पेन के जैतून का जो निर्यात था वो काफ़ी बढ़ गया था और 140 से 60 ईस्वी के बीच की अपने चरमोत्कर्ष पर था। आज हम बात कर रहे हैं इससे आगे के टॉपिक की, आर्थिक विस्तार के अंतर्गत ही। तो देखिए, तीसरी एवं चौथी शताब्दियों के दौरान स्पेन के जैतून के तेल का बाजार कमजोर पड़ने लग गया था और इसके स्थान पर उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहाँ के स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल का स्थान ले लिया था। तात्पर्य यह है कि उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने जैतून के तेल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। देखिए, पहले इटली, उसके बाद में इटली का स्थान स्पेन के जैतून के तेल ने ले लिया और उसके बाद में स्पेन के जैतून के तेल का स्थान उत्तरी अफ्रीका के जैतून के तेल ने ले लिया था। इस प्रकार से समय परिवर्तित होता रहता है और समय के अनुसार स्थानों के अंतर्गत उत्पादकता और गुणवत्ता में भी परिवर्तन आता रहता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 425 ईस्वी के बाद पश्चिमी एशिया के क्षेत्र अंगूरी शराब एवं जैतून के तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए थे। पश्चिमी एशिया का क्षेत्र जो भूमध्य सागर के पूर्व में रोमन साम्राज्य का क्षेत्र था, फरात नदी के पश्चिम में, वहाँ के जो क्षेत्र थे वो 425 ईस्वी के बाद में उन्होंने उत्तरी अफ्रीका का जो जैतून का तेल महत्वपूर्ण बन गया था, बाजारों में अधिक निर्यात होता था, उसका स्थान फिर पश्चिमी एशिया के इन क्षेत्रों ने ले लिया था। अंगूरी शराब और जैतून का तेल यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में निर्यात होने लगा था। इसका कारण यही हो सकता है कि सस्ता और अच्छी गुणवत्ता का ये तेल यहाँ से प्राप्त होता होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले इटली, उसके बाद स्पेन, उसके बाद उत्तरी अफ्रीका और उसके बाद में पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों ने जैतून के तेल में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के लिए जाने जाते थे, बहुत प्रसिद्ध थे। असाधारण उर्वरता का तात्पर्य है कि ऐसे बहुत से स्थान थे जहाँ पर उत्पादकता बहुत अधिक थी, अधिक उर्वर भूमि थी और फैक्ट्रियों में उत्पादन भी बहुत अधिक होता था, अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन होता था। तो जैसे सबसे अच्छी किस्म की जो अंगूरी शराब है वो कैंपेनिया से आती थी। कैंपेनिया से सबसे अच्छी किस्म की अंगूरी शराब का निर्यात सर्वाधिक होता था। इसके साथ साथ सर्वाधिक मात्रा में गेहूं, सिसिली जो भूमध्य सागर के अंतर्गत स्थित है, सिसिली एवं बाइजेंटियम से आता था। ये यहाँ पर गेहूं उत्पादक क्षेत्र थे दोनों। और इसके साथ साथ गैलीली में गहन खेती की जाती थी, मतलब बड़ी मात्रा में और गहनता से कृषि की जाती थी। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर बहुत अच्छी उर्वरक भूमि उपलब्ध थी। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर दूसरी ओर रोम के अंतर्गत अनेक ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र और भी अलग थे जो बहुत कम उन्नत अवस्था में, एक तरफ बहुत ज्यादा उन्नत अवस्था में कुछ क्षेत्र थे तो एक तरफ कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनमें उन्नत अवस्था कम थी, अर्थात वो कमजोर थे। देखिए कैसे, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जो न्यूमीडिया है, जो आधुनिक अल्जीरिया है, उसके देहाती क्षेत्रों में अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। ऋतु प्रवास से तात्पर्य है कि जो वहां रहने वाले लोग थे वो मौसम के अनुसार अपना प्रवास, अपना रहने का स्थान बदलते रहते थे। जैसे बारिश के मौसम में एक स्थान पर निवास करना और कृषि कार्य करना, जब बारिश नहीं होती थी तो इसके अलावा वहाँ पर कोई उत्पादकता का कोई जब नहीं रहता था काम, तो वहां से वो दूसरे स्थान पर अपना प्रवास बनाते थे। इस प्रकार से मौसम के अनुसार वो अपना प्रवास बदलते रहते थे, इसे ऋतु प्रवास कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों, देहाती क्षेत्रों से यहाँ तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों से है। चरवाहे तथा अर्ध यायावर जो भेड़ बकरियां
या अन्य जानवरों को चराते थे वो चरवाहे, तथा अर्ध यायावर, यायावर से तात्पर्य है जो हमेशा घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, और अर्ध यायावर से तात्पर्य है जो ऋतुओं के अनुसार घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। तो चरवाहे तथा अर्ध यायावर अपने साथ अवन आकार की झोपड़ियां, अवन आकार की ऐसे गोल टाइप की जो झोपड़ियां होती थी, अवन आकार की झोपड़ियां जिन्हें मेपालिया कहा जाता था, उठाए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। वो इन झोपड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। हल्की होती थी, घास फूस की बनी होती थी, इसलिए आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ले जाते थे। ये मेपालिया कहलाती थी, अवन आकार की होती थी, गोल आकार की झोपड़ियां टाइप में, और ये उनमें निवास करते थे। स्पेन का जो उत्तरी क्षेत्र जो था वो बहुत ही कम विकसित था। स्पेन जो भूमध्य सागर के पश्चिमोत्तर में स्थित है, उसका जो उत्तरी क्षेत्र था वो कम विकसित अवस्था में था, और इसमें ज्यादातर जो लोग थे वो केल्टिक भाषा बोलने वाले किसान यहाँ पर रहते थे, उनकी आबादी ज्यादा थी। ये इन पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में निवास करते थे, उन्हें कैस्टेला कहा जाता था। उत्तरी स्पेन के अंतर्गत कम विकसित जो क्षेत्र थे वहां पर केल्टिक भाषा बोलने वाले किसान अधिक रहते थे, और उनका निवास स्थान पहाड़ की चोटियों पर होता था। उनके गांव बसे हुए होते थे पहाड़ की चोटियों पर, और इन गांवों को जो पहाड़ की चोटियों पर बसे हुए होते थे उनको कैस्टेला कहा जाता था। ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो भूमध्य सागर है उसके आसपास पानी की शक्ति, क्योंकि भूमध्य सागर के आसपास चारों ओर बंदरगाह बने हुए थे, तो पानी की शक्ति का तरह तरह से अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता था। जैसे हम देख सकते हैं कि जल शक्ति से मिलें चलाई जाती थी, कारखाने वगैरह जल शक्ति से चलाए जाते थे इस समय। और स्पेन की सोने और जो चांदी की खानें हैं उनमें भी जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। तो जल की शक्ति का विभिन्न तरीके से प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ साम्राज्य में सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था भी विद्यमान थी। रोमन साम्राज्य में उस समय वाणिज्यिक व्यवस्थाएं थी, अर्थात व्यापार वाणिज्य हेतु संगठित निकाय थे, संगठित समुदाय थे, और इसके साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था भी विद्यमान थी, अर्थात लोग एक दूसरे को ऋण पर ब्याज का लेन देन भी करते थे, और धन का व्यापक रूप से प्रयोग भी इस समय किया जाता था। तो ये आर्थिक विस्तार के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से साम्राज्य के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्थाएं विद्यमान थी। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।